वैश्वीकरण के गुण और लाभ या महत्व। वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी धारणा है जिससे न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। वैश्वीकरण के गुण लाभ इस प्रकार हैं, यानी कि जो वैश्वीकरण है वो पूरे विश्व की एक ऐसी धारणा है जिससे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का ही लाभ होता है, पूरे विश्व में इसका लाभ होता है। और जो इसके गुण हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला इसका गुण है नवीन तकनीकों का आगमन। वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि होती है, यानी कि जो वैश्वीकरण होता है उसके द्वारा जितने भी विदेशी लोग हैं वो अपने हमारे देश में पूंजी का जो निवेश करते हैं उसमें वृद्धि होती है एवं नई तकनीकों का आगमन होता है। और नई तकनीकों का मतलब जो भी नई फैसिलिटीज़ हैं या फिर भारत में जो भी नई नई चीज़ें आती हैं उसकी तकनीकों का आगमन होता है, जिससे जो श्रम है यानी कि मजदूर की जो उत्पादकता है या फिर उत्पाद है की किस्म में सुधार होता है, यानी कि गुण उत्पादकता और या फिर उत्पाद में भी जो होती है वृद्धि होती है। जीवन और दूसरा इसका लाभ है जीवन स्तर में वृद्धि। वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है, यानी कि अगर वैश्वीकरण होगा तो उससे जो कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्यों पर मिल जाती हैं। यानी कि अगर वैश्वीकरण के कारण जो है नई नई कंपनियां भारत में आती हैं या नई नई चीज़ें, अगर कोई एक चीज़ की दुकान है और उस पर माल महंगा मिल रहा है पर लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि दूसरी दुकान पे जाके हम माल खरीद सकें, क्योंकि वहाँ एक ही दुकान है, क्योंकि वहाँ पे और कोई दुकान है ही नहीं। तो वैश्वीकरण के कारण जो उसी चीज़ की नए नए ब्रांड आए, नई नई चीज़ें आई, तो सेम चीज़ें अगर हमें कम कीमत पे मिल रही है तो हम उस कम कीमत की चीज़ों पे उस चीज़ को खरीद सकते हैं और उपभोक्ताओं के पास जो है विकल्प हो जाते हैं बहुत सारे। इससे जो है जीवन स्तर में वृद्धि होती है मनुष्यों के वैश्वीकरण के कारण। विदेशी विनियोजन। वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्ध विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में विनियोग करते हैं। विदेशी पूंजी के आगमन से इन देशों का विनियोग बड़ी मात्रा में हुआ है, यानी कि जो वैश्वीकरण होता है, जो वैश्वीकरण के कारण जो विकसित राष्ट्र होते हैं, जो विकास कर चुके हैं, वो जो अपनी अतिरिक्त जो भी धन होता है, पूंजी होती है, वो अपना कहाँ निवेश करते हैं? अर्ध विकसित, यानी कि जो अभी विकास कर रहे हैं, अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, उनमें अपना पूंजी का निवेश करती है, जिसकी वजह से वो भी अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं और वो भी विकास की ओर अग्रसर होते हैं, विकास करने लगते हैं। विदेशी पूंजी के आगमन से इन देशों का भी जो है विनियोग बड़ी मात्रा में हुआ है। विदेशों में रोजगार के अवसर। वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यानी वैश्वीकरण होता है तो वैश्वीकरण के कारण जो एक देश में अगर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो अपने रोजगार को दूसरे देश में जाकर भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज करो जनसंख्या बढ़ गई है और लोगों के पास काम कम है तो वो दूसरे देश में जाके अपना काम ढूंढ सकते हैं या कुछ भी काम कर सकते हैं। पांचवा जो इसका लाभ ये है कि विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। आयात निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं तथा संरक्षण नीति समाप्त हो जाने से विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होती है। यानी कि आयात हो रहा है, निर्यात होता है, उससे जो है अनावश्यक जो भी प्रतिबंध होते हैं, जो आवश्यक नहीं होते प्रतिबंध, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए जाते थे लोगों पे कि यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ विदेशी निर्यात नहीं कर सकते, आयात नहीं कर सकते, पर लेकिन अब जो अनावश्यक है, जो आवश्यक नहीं है ज़्यादा, वो वाले जो प्रतिबंध है वो हटा दिए गए हैं। खाली केवल ज़रूरी प्रतिबंध हैं, जिससे कि जो है सावधानी का भी देखा जाता है और जो है सुरक्षा का भी देखा जाता है। खाली वो प्रतिबंध है, बाकी सभी अनावश्यक प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, जिससे लोग आसानी से व्यापार कर सकें और विदेशों तक अपनी व्यापार पहुंचा सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। इससे देश का भी भला होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। जब वैश्वीकरण अपनाया जाता है, यानी कि जब वैश्वीकरण अपनाया जाता है तो आर्थिक संबंधों में तो सुधार होता ही है, यानी कि जो देशों के आर्थिक संबंध हैं वो भी सुधरते हैं, पैसों से रिलेटेड सुधार होते हैं वो भी सुधरते हैं, साथ ही राजनीतिक संबंध भी सुधरते हैं और दोनों के देशों में जो भी राजनीतिक मतभेद होते हैं वो भी सुधरते हैं। आज वैश्वीकरण के कारण भारत में अमेरिका, जर्मनी एवं अन्य यूरोपीय देशों से संबंध सुधर रहे हैं।
इसी तरीके से जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के कारण भारत के जो अमेरिका से, जर्मनी से और अन्य यूरोपीय देश हैं उनसे संबंध सुधर रहे हैं वैश्वीकरण के कारण। तीव्र आर्थिक विकास, वैश्वीकरण के कारण तीव्र जो है आर्थिक विकास होता है देशों का, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है। वैश्वीकरण से तात्पर्य राष्ट्रों के अन्य राष्ट्रों से तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान का अवसर मिलता है तथा विदेशी पूंजी का विनियोग बढ़ता है। इससे अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है। यानी कि वैश्वीकरण से जो प्रत्येक हर राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से तकनीकी ज्ञान मिलता है, यानी कि क्या टेक्निक्स हैं, क्या तकनीकी अपनाई जा रही है, उसके आदान प्रदान का अवसर मिलता है तथा विदेशी जो पूंजी का है विनियोग होता है, बढ़ता जाता है और इससे अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होता है। स्वास्थ्य औद्योगिक विकास, वैश्वीकरण से औद्योगिक क्षेत्र में कई शासकीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं दूर हो जाती हैं तथा विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए विदेशी उद्योग अपने को सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। इससे देश में स्वास्थ्य औद्योगिक विकास होता है। रुग्ण एवं घाटे में चलने वाली इकाइयां भी अपना सुधार करने का प्रयास करती हैं। यानी कि जो भी वैश्वीकरण से उद्योग होता है, जितने भी क्षेत्र में उद्योग होता है उसमें कई शासकीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं दूर हो जाती हैं, जिसमें भी जो शासन जो अंदर राज्य के जो भी शासकीय बाधाएं हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं तथा जो विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए देशी उद्योग अपने को सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो विदेशी कंपनियां आती हैं उनसे जो भी प्रतियोगिता होती है उसके लिए अपनी जो देशी स्वयं की देश की कंपनियां लड़ने के लिए सक्षम हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। इससे देश में स्वास्थ्य औद्योगिक विकास होता है। इससे जो देश में स्वास्थ्य मतलब कि एकदम अच्छा औद्योगिक विकास होता है। और नौवा जो इसका गुण है वो है, यानी कि नौवा जो उसकी गुण है और जो लाभ है वो है विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। जिस राष्ट्र का उत्पादन श्रेष्ठ किस्म का पर्याप्त मात्रा में होता है, यानी कि जिस भी देश का, राष्ट्र का जो भी उत्पादन होगा वो श्रेष्ठ यानी कि बहुत अच्छा होगा और पर्याप्त मात्रा में होगा, यानी जितना पर्याप्त संपूर्ण मात्रा में होगा उसका निर्यात व्यापार तेज़ी से बढ़ता है। यानी कि अगर पूरी मात्रा में कोई उत्पादन हो रहा है और अच्छी तरीके से तेज़ी से उत्पादन हो रहा है और वो जल्दी जल्दी उसका जो निर्यात भी व्यापार जो है तेज़ी से बढ़ता जाता है, इसके परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि होती है। यानी कि जो विदेशी मुद्रा कोष होता है वो उसमें हमारे देश की वृद्धि होती है एवं भुगतान संतुलन की समस्या का निदान होता है। और 10वां है उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण जो भी इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं होती हैं, यानी कि कंपनियों की इंटरनेशनल लेवल पे जो होड़ होती है या फिर अपने देश में कोई भी इंटरनेशनल कंपनी आ जाती है उसकी संग में अपनी देशी कंपनी जो भी है प्रतियोगिता करती रहती है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण देश में अपनी वस्तुओं की मांग बनाए रखने एवं निर्यात में सक्षम बनने के लिए देसी उद्योग अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। अब देखो इससे ये लाभ तो मिलता ही मिलता है कि जो इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं वो अपने देश में आके अपनी उत्पादन का जो भी प्रचार करती हैं, जिससे जो अपने देश की कंपनियां होती हैं वो भी अपने देश की कंपनियां जो है अपनी वस्तुओं में इतना अच्छी गुणवत्ता ला देती है और इतना अच्छा सुधार करती है जिससे कि उनके भी माल को वो इंटरनेशनल जो कंपनियां उससे लड़ सके और अपने माल को बेचने के लिए वो काम कर सके, प्रचार कर सके। इससे हमारे जैसे आम जनता को फ़ायदा मिलता है, हमें वस्तुओं में अच्छा सुधार मिलता है देखने को और अच्छी गुणवत्ता चीज़ें मिलती हैं हमें खाने पीने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ों के लिए। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कार उद्योग और टेक्सटाइल उद्योग ने इस दिशा में प्रभावी सुधार किए हैं। अब वैश्वीकरण की हानियाँ या दुष्परिणाम भी होते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र वैश्वीकरण को अपना रहा है, यानी कि हर राष्ट्र में वैश्वीकरण अपनाया जा रहा है एवं इसका गुणगान कर रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन जो इसके परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। वैश्वीकरण के दोष अथवा दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला है आर्थिक असंतुलन। वैश्वीकरण के कारण
विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। यानी कि जो वैश्वीकरण होता है उसमें उसके कारण जो पूरे विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा होता रहता है। गरीब राष्ट्र अधिक गरीब है और अमीर राष्ट्र अधिक संपन्न हो रहा है। इसी प्रकार देश में भी गरीब व अमीर व्यक्तियों के बीच विषमता बढ़ती जा रही है। यानी कि अमीर राष्ट्र जो होगा वैश्वीकरण के कारण वो तो अपना माल जल्दी से जल्दी निर्यात करेगा, आयात करेगा और अपनी चीज़ों को बेचेगा। वैश्वीकरण के कारण वो अपना लाभ पूरा वैश्वीकरण का उठाएगा, उससे उसके देश में तो अमीरी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो गरीब देश है वो तो जल्दी से वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसको पैसे चाहिए अपने माल को दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए। उसके पास तो अपने देश में चलाने के लिए अपने उद्योग को चलाने में अपने देश में पैसे ही नहीं होते, तो वो दूसरे देशों में कैसे भेजेगा। इस वजह से गरीब देश तो और गरीब होता जाता है, वो वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठा पाता। और अमीर देश और अमीर होता जाता है, क्योंकि वो तो अपना माल देशी कंपनियों और कंपनियों में भी भेजता रहता है। दूसरा है देसी उद्योगों का पतन। देसी उद्योग जो होते हैं वैश्वीकरण के कारण स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने देशी उद्योग टिक नहीं पाते हैं, उनका माल बिक नहीं पाता है या घाटे में बेचना पड़ता है। यही कारण है कि देश में कई उद्योग बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं। यानी कि जो देशी उद्योग होते हैं अपने भारत के या फिर किसी भी देश के अपने उद्योग होते हैं, जब कोई विदेशी इंटरनेशनल कंपनी दूसरे देशों में वैश्वीकरण के कारण आ जाती है तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट करती है, प्रचार करती है, जिससे वहाँ के मूल निवासी देश के लोग आकर्षित होते हैं और अपने ही देश की चीज़ों को नहीं खरीदते हैं, विदेशी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से जो देशी कंपनियां होती हैं वो बंद हो जाती हैं या घाटे में चली जाती हैं, या अपना माल उन्हें कम कीमत पर बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें घाटा होता है। ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है वैश्वीकरण का। तीसरा दुष्प्रभाव बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व होता है। यानी कि विश्व के औद्योगिक जगत पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी मल्टीनेशनल जो बहुत सारी कंपनियां होती हैं एक ही जगह पे, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं एक ही चीज़ की, उसका प्रभुत्व है एवं शिकंजा बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूरे अलग अलग देशों में, उनके देशों में बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां स्थानीय उद्योगों को निगलती जा रही हैं। यानी कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो वहाँ की स्थानीय कंपनियां होती हैं उनको ख़त्म करती जा रही हैं, उनका प्रभुत्व ख़त्म करती जा रही हैं और अपना वर्चस्व लाती हैं। एवं स्थानीय उद्योग या तो बंद हो रहे हैं या इनके अधीन जा रहे हैं। जैसे कोका कोला कंपनी ने भारत के थम्स अप लिम्का के उत्पादन को अपने अधीन कर लिया है, यानी कि अपने अंडर कर लिया है। चौथा है बेरोजगारी में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण विदेशी माल मुक्त रूप से भारतीय बाजारों में प्रवेश कर गया है। यानी कि वैश्वीकरण के कारण जो विदेशी माल है वो आराम से मुक्त रूप से खुलेआम भारतीय बाजारों में आ रहा है। इसके कारण से क्या होता है, परिणाम स्वरूप जो स्थानीय उद्योग है बंद हो रहे हैं एवं बेरोजगारी बढ़ रही है। यानी कि उद्योग बंद हो जाएंगे तो लोग करेंगे क्या, जो लोगों का यही काम है उद्योगों का वो तो बंद हो रहे हैं, इस वजह से वो बेरोजगार हो रहे हैं। देश में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या घट रही है और जो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं या फिर कुछ भी काम करना चाहते हैं उनकी जो संख्या कम होती जाती है। पांचवा, राष्ट्रीय प्रेम की भावनाओं में आघात। वैश्वीकरण राष्ट्रीय प्रेम एवं स्वदेश की भावना को आघात पहुंचा रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण दूसरी बाहर की कंपनियां अपने भारत में या किसी भी देश में आती हैं तो जो लोग होते हैं वो अपने ही देश की चीज़ों को कम महत्व देने लगते हैं और बाहर की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसको आघात पहुंचता है, दुख होता है बहुत, और या फिर मतलब क्षति पहुंचती है। लोग विदेशी वस्तुओं का उपभोग करना शान समझते हैं। यानी कि जो वो विदेशी चीज़ होती हैं उनमें चमक धमक आकर्षण ज़्यादा होता है, तो उनको खरीद के वो अपने आप में बहुत शान समझते हैं कि हमने ये विदेशी चीज़ों को खरीद लिया है या फिर इनमें हमने पैसा लगाया है। तो इसकी वजह से जो देशी चीज़ है उनकी महत्व थोड़ी कम हो जाती है एवं देशी वस्तुओं को
घटिया एवं तिरस्कार योग्य समझते हैं। छठा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व गेट आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सरकारें काम कर रही हैं। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, मॉनेटरी फंड होता है, विश्व गेट होता है, आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सरकारें काम कर रही हैं। हितों की अवहेलना करके सरकार को इनकी शर्तें माननी पड़ती है, यानी कि अपनी हितों की जो अवहेलना करनी पड़ती है और सरकार को इनकी बात माननी पड़ती है। भारत जैसे राष्ट्र को अपनी आर्थिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय नीतियां इन संस्थाओं के निर्देशों के अनुसार बनानी पड़ रही हैं। यानी कि जो भी भारत जैसे राष्ट्र हैं उनको अपनी आर्थिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय नीतियां हैं जो इन संस्थाओं के, यानी कि जो संस्थाएं हैं इनके निर्देश के अनुसार बनानी पड़ रही हैं। सातवां है आर्थिक परतंत्रता। वैश्वीकरण अर्ध विकसित यानी कि जो एवं पिछड़े हुए राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों का गुलाम बना रहा है। यानी कि जो वैश्वीकरण है, जो आधे विकसित हुए देश हैं एवं जो पिछड़े हुए राष्ट्रों को विकसित राष्ट्र जो होते हैं उनका वो गुलाम बन रहे हैं, विकसित राष्ट्रों का। इसके कारण जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं जैसे कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों की हर उचित अनुचित बात को बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यानी कि जो अर्ध विकसित देश होते हैं, यानी कि जो अभी विकास कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे, मतलब विकास कर रहे हैं, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, और जो विकसित देश है जो पूरी तरीके से विकास कर चुके हैं जैसे कि अमेरिका, तो वो उनकी उचित बात हुई या अनुचित बात हुई उनको मानना पड़ता है मजबूरी में भी। घातक अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून, वित्तीय कानून, मानव संपदा अधिकार कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पेटेंट की आड़ में बड़ी बड़ी कंपनियां शोषण कर रही हैं। कई परंपरागत उत्पादन पेटेंट के अंतर्गत आने के कारण महंगे हो गए हैं। विलासिता के उपयोग में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण पाश्चात्य राष्ट्रों में प्रचलित विलासिता के साधन, वस्तुएं एवं अश्लील साहित्य का भारतीय बाजारों में निर्बाध प्रवेश हो गया है। इससे संस्कृति का पतन का खतरा बढ़ गया है एवं आक्रमणता बढ़ रही है। इस प्रकार वैश्वीकरण एक मीठा जहर है जो अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे गला रहा है और उनमें आर्थिक परतंत्रता की ओर ले जा रहा है।